नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस तस्वीर को तो आप पहचानते होंगे। 17 तारीख में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डील होती है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इस डील में कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता है तो वो हमला सऊदी अरब के ऊपर भी माना जाएगा, और सऊदी अरब के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर भी हमला माना जाएगा। इस तस्वीर में सबसे चौंकाने वाला चेहरा आसिम मुनीर था, क्योंकि सेना प्रमुख है, दो देशों के बीच डील थी। यहां से बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा कि आखिर सऊदी अरब की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे पाकिस्तान के साथ जाना पड़ा। इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई, और यहां की सऊदी अरब की जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर दोनों देशों का झंडा भी लगा हुआ दिखाई दिया। एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ पाकिस्तान का ऊपर नीचे झंडा इस तरीके से दिखाई दिया। दुनिया को दिखाने की कोशिश की बढ़िया तरीके से कि अब दोनों देश साथ हैं। यहां भारत को भी टेंशन हुई, भारत में भी लोग बात करने लगे कि क्या अब जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है और भारत जैसे कि उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया था वैसा कुछ करता है, तो क्या सऊदी अरब लड़ने के लिए आएगा? हो सकता है ऐसा सऊदी अरब करे, क्योंकि इनके इस पैक्ट में लिखा हुआ है साफ तौर पर कि एक देश के ऊपर हमला दूसरे देश के ऊपर माना जाएगा। नाटो की तरह यह हमला किया गया था। 17 दिसंबर 2025 को रियाद के अल यमामा पैलेस में साइन किया गया। लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से सऊदी अरब और पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, और जवाब लगभग देते हुए धज्जियां दोनों देशों की उड़ा दी गई। आप दोनों देश एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारी तरफ आपकी आंख नहीं उठनी चाहिए। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो रियाद में ये इस पर सिग्नेचर हुआ, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, SMDA इसका नाम दिया गया, जो नाटो जैसा लगता है देखने में। पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 18 सितंबर 2025 को एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू ने इस डील से भी ज्यादा ध्यान दुनिया का अपनी तरफ खींच लिया। इसमें उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी को उपलब्ध करवा सकता है, और यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से सऊदी को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की बात कही, न्यूक्लियर छतरी देने की बात कही गई। हालांकि यह पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव ही नहीं है कि पाकिस्तान दे सऊदी अरब को अपने न्यूक्लियर हथियार। कैसे संभव नहीं है वो भी आप आगे जानेंगे। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो संबंध है वो पुराना है। 1970-80 के दशक में सऊदी ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आर्थिक सहायता दी है। अनौपचारिक रूप से सैन्य सहयोग लंबे समय से देता रहा है। जैसे 1967 से 8000 से ज्यादा सऊदी सैनिकों का पाकिस्तान में प्रशिक्षण हुआ है। यह समझौता औपचारिक रूप से इन बंधनों को और ज्यादा मजबूत करता है। साथ में पाकिस्तान अपने भाड़े के जो सैनिक हैं उन्हें सऊदी अरब में भेजता है। कुछ काम होता है या कहीं छोटी मोटी लड़ाइयां होती हैं तो पाकिस्तान के जो सैनिक हैं बेसिकली भाड़ा वसूलने के काम आते हैं। सऊदी हो या फिर UAE, इस मिडिल ईस्ट के जो देश हैं। क्षेत्रीय पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो यह समझौता इजराइल के 9 दिसंबर 2025 को कतर की राजधानी दोहा पर हमले के बाद आया, जिसमें हमास नेताओं को निशाना बनाया गया। इसमें गल्फ देशों में सुरक्षा चिंताएं बढ़ी, खासकर अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर भरोसे की कमी के कारण सऊदी ने इसे ईरान और इजराइल के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में देखा। देखिए, कतर और अमेरिका दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे पार्टनर हैं। मतलब निवेश भी होता है, व्यापार भी बहुत ज्यादा होता है, और ट्रंप खूब पैसा भी यहां से कतर से लपेट कर लेकर जाते हैं। कतर ने आज तक अपनी जो छवि बनाई हुई थी वो ऐसी छवि बनाई हुई थी कि दो देश अगर लड़ते हैं तो आप मेरे यहां आकर बैठिए, मैं आपका समझौता करवाऊंगा। हमास के जिन लीडर्स को, जिन आतंकियों को टारगेट किया गया, वो भी इजराइल के डेलीगेशन से बात करने के लिए आए थे। आरोप ऐसा लगा कि उसी डेलीगेशन ने उन हमास के लीडर्स की लोकेशन इजराइल में भेजी और इजराइल ने फिर उन्हें टारगेट किया। तो असल में मुद्दा तो यही है कि सऊदी अरब जिस तरीके से जानता है कि आने वाले 10 साल में 15 साल में तेल का कोई भविष्य रह नहीं जाएगा, और सऊदी अरब के पास तेल के अलावा कुछ है नहीं। और ऐसे में अगर कोई देश हमला सऊदी अरब के ऊपर कर देता है तो जिस तरीके से अपने यहां निवेश सऊदी अरब ला रहा है, दुनिया से कह रहा है कि आप आइए हमारे यहां व्यापार करिए, बिजनेस करिए, कोई बहुत ज्यादा टैक्स वहां पर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रियाएं वहां पर नहीं है, तो वो इस चीज को जानता है। ऐसे में वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई हमला हो। अब पेंच कहां टकता है? पाकिस्तान के साथ ये पैक्ट तो कर लिया, लेकिन पाकिस्तान से वो न्यूक्लियर हथियार ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सऊदी अरब NPT पर
हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर उसने किए हुए हैं। एनपीटी का मतलब है कि आप किसी दूसरे देश पर परमाणु हथियार से हमला नहीं करेंगे, जबकि पाकिस्तान और भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं की है। हालांकि भारत का यह कहना है, भारत फर्स्ट यूज की थ्योरी पर काम नहीं करता, पाकिस्तान फर्स्ट यूज की थ्योरी को मानता है कि मैं किसी के भी ऊपर परमाणु हमला कर सकता हूं। लेकिन भारत का कहना है कि अगर हमारे ऊपर कोई परमाणु हमला करता है तो हम उसके जवाब में परमाणु हमला करेंगे। तो भारत और पाकिस्तान एनपीटी के सदस्य नहीं है। लेकिन यहां गौर करिएगा, सऊदी अरब के पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एनपीटी का सदस्य है। अब एनपीटी का आर्टिकल 1 क्या कहता है? न्यूक्लियर राज्य तकनीक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान तो इसमें है ही नहीं, खैर वो तो छोड़ दीजिए। दूसरा जो आर्टिकल है वो कहता है कि नॉन न्यूक्लियर राज्य न्यूक्लियर हथियार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब सऊदी अरब इस आर्टिकल 2 के तहत पाकिस्तान से न्यूक्लियर हथियार नहीं ले सकता है। अगर किसी कारण से लेता है तो फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय जो सैंक्शंस हैं उनका डर रहेगा या फिर उसके ऊपर लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ईरान को ले लीजिए। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, लेकिन ईरान चाहता है कि वो बनाएगा। ईरान के ऊपर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, नाटो की तरफ से बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिससे कि बहुत सारे देशों में, अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, नाटो के देशों में वो व्यापार नहीं कर पाता है, उनसे बातचीत नहीं कर पाता। इसीलिए आज ईरान बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और सऊदी कभी नहीं चाहेगा कि वो पिछड़ जाए। अगर वास्तव में ये ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कि मिसाइलें जो वॉरहेड लेकर जाएंगी, वैसा कुछ होता है, तो ये एनपीटी का सीधा सीधा उल्लंघन होगा, जिससे सऊदी पर प्रतिबंध लग सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ये उपलब्धता अधिकतर न्यूक्लियर डिटरेंट तक सीमित रहेगी, न कि भौतिक हस्तांतरण तक। यहां ये पर्दे के पीछे खेल ये भी हो सकता है कि जिस सऊदी अरब ने 1970 के दौर में, 1980 के दौर में पाकिस्तान की मदद की, न्यूक्लियर बनवाने में फंड किया, वो वापस से उस फंड के बदले में पाकिस्तान से न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्निक मांग सकता है, ले सकता है और परमाणु बम बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका बनाने देगा। अब पाकिस्तानी मंत्री के बयान को अगर 4 तरीके से देखा जाए, पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो कहा कि हम सऊदी अरब को न्यूक्लियर बॉम्ब दे सकते हैं। पाकिस्तान वादा करता है कि सऊदी पर हमले पर न्यूक्लियर जवाब दे सकता है बिना भौतिक ट्रांसफर के। मतलब वो खुद से ही, अगर इजराइल ने हमला किया तो वो सीधा इजराइल के ऊपर परमाणु हथियार दाग सकता है। संयुक्त योजना, लेकिन नियंत्रण पाकिस्तान के पास रहेगा। कोई भी ऑपरेशन अगर होगा, डिलीवरी सिस्टम सऊदी भूमि पर तैनात। मतलब जो मिसाइलें हैं पाकिस्तान के पास, जैसे कि उसकी शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज मात्र 2750 किलोमीटर है। वास्तविक में सबसे खतरनाक है वो है एनपीटी का उल्लंघन, और मुझे नहीं लगता कि एनपीटी का उल्लंघन सऊदी अरब करेगा। कुल मिलाकर बात करें तो सिपरी का ये दावा है कि पाकिस्तान के पास 170 से 174 न्यूक्लियर हेड्स हैं, वहीं भारत की बात करें तो 180 से 184, 85 तक न्यूक्लियर वारहेड बताए जाते हैं। बाबर क्रूज मिसाइल समुद्री लॉन्च वेरिएंट उपलब्ध है। मतलब 2-3 मिसाइलें पाकिस्तान के पास ऐसी हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा सकती हैं। भारत के पास 180 न्यूक्लियर हेड हैं अगर बात करें, और भारत नो फर्स्ट यूज की नीति पर काम करता है। 2019 से इसकी समीक्षा भी लगातार चल रही है। तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से भी जो है बयान आया, और भारत सरकार की तरफ से भी क्या बयान है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा चिंता इजराइल सऊदी को पाकिस्तानी न्यूक्लियर डिटरेंट के रूप में देखेगा, खासकर कतर पर हमले के बाद। अब यहां ईरान और सऊदी अरब के बीच का जो मसला है वो भी बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है कि सऊदी सुन्नी बहुल है और ईरान शिया बहुल है। दोनों देशों के बीच दुश्मनी जग जाहिर है, सब जानते हैं। ऐसे में अगर ईरान सऊदी अरब को कुछ कहता है या फिर छोटा मोटा कुछ हमला होता है, तो क्या पाकिस्तान ईरान के ऊपर हमला करेगा? यह अपने आप में बड़ी बात होगी। यूएई, कतर, बहरीन आदि भी न्यूक्लियर सुरक्षा फिर चाहेंगे। अगर सऊदी के पास है तो भैया हमारे पास भी होना चाहिए, अगर हमारे पास भी नहीं है तो फिर सऊदी के पास क्यों होगा? तो यहां भी इन 2-3-4 देशों के बीच तकरार हो सकता है, जिससे कि हथियारों की होड़ भी बढ़ सकती है और ये सारे देश एक दूसरे के कहीं ना कहीं दुश्मन भी हो सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। भारत ने संयमित लेकिन साफ संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 19 सितंबर 2025 को कहा, हालांकि 17 तारीख को भी बयान आया था विदेश मंत्रालय से, और उन्होंने कहा था कि हमें इसकी जानकारी थी। भारत सऊदी से उम्मीद करता है कि पाकिस्तान के साथ संबंध गहराते समय भारत के साथ लंबे समय से चली आ रही सामरिक साझेदारी और संवेदनशीलताओं का ध्यान रखा जाए। आप पाकिस्तान के साथ जो कुछ करना है करिए, लेकिन भारत के साथ जो आपके संबंध है, क्योंकि सऊदी अरब
रूस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तेल भारत रूस से खरीदता है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब की ही बात आती है, सऊदी अरब का नंबर आता है। कितना तेल खरीदता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। भारत ने कहा कि ये समझौता पहले से चर्चा में था और सऊदी ने भारत को लूप में रखा था। भारत राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सऊदी ने भारत को लूप में रखा था से क्या मतलब है? जब ये पैक्ट चल रहा था, इसके बारे में बातचीत हो रही थी, तो सऊदी अरब हर जो भी कुछ बात होती थी, जो भी कुछ अपडेट होता था, उसके लिए भारत से बात करता था, भारत को उस बारे में बताता था। ये ठीक वैसा ही था जब अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गए थे और वापस आकर उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था और सारी जानकारी दी थी कि हम दोनों के बीच क्या क्या बैठकर बातचीत हुई है। सऊदी अरब भी वैसे ही भारत को जानकारियां दे रहा था। सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है और ये भारत और सऊदी अरब दोनों मिलकर सैन्य युद्ध अभ्यास भी करते हैं, जिसका नाम है SADATAN। तनशीक 2024 में राजस्थान में यह किया गया था। अफगानिस्तान यमन गल्फ क्षेत्र में समन्वय बनाया गया हाल के सालों में और संबंध और ज्यादा मजबूत हुए हैं। लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर का भारत ने तेल खरीदा है। यह सिर्फ 2024-25 के आंकड़े में आपको बता रहा हूं। 0.65 मिलियन बैरल तेल भारत रोज खरीदता है सऊदी अरब से अभी भी। हालांकि पिछले 14 साल में भारत जो तेल खरीदता था सऊदी अरब से, उसमें कमी आई है क्योंकि अब रशिया से हम तेल ज्यादा खरीद रहे थे। अब फिलहाल हम 13 से 15% तेल अपनी जरूरत का सऊदी अरब से खरीद रहे हैं, जो कि पहले 16% तेल था। मतलब 2 से 3% कहें या फिर 1 से 2% की गिरावट दोनों देशों के बीच में तेल खरीद पर आई है। तो भारत सरकार की तरफ से, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से सटीक और साफ शब्दों में जवाब दे दिया गया है कि अब आप पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन भारत के ऊपर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब ने भारत को लूप में रखा था कि हम क्या कुछ पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, सिर्फ इजराइल को दिखाने के लिए, इजराइल को ये जताने के लिए, बताने के लिए कि अब आप हमारे ऊपर हमला ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान हमारी तरफ से आपके ऊपर परमाणु हथियार दाग देगा। भारत के लिए इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है, भारत के लिए कोई प्रत्यक्ष रूप से खतरा नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ मिडिल ईस्ट में चल रहा है। सऊदी के साथ संबंध और ज्यादा मजबूत हमारे हो ही रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री को वो अपने देश का सर्वोच्च सम्मान पहले से ही दे चुके हैं। कुल मिलाकर भारत का जो दृष्टिकोण है वो संतुलित है, टकराव नहीं है, बल्कि हितों की रक्षा करने वाला है। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस मामले में होगा वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके से जवाब दिया गया है सऊदी और पाकिस्तान को, उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।